गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव कुमार पाठक। सबसे पहले सभी को थैंक यू, धन्यवाद जो प्रीवियस वीडियो के फीडबैक के लिए आप लोग ऐसे ही फीडबैक देते रहें जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में मदद मिले। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में WBC और प्लेटलेट्स के बारे में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो वेसल्स में बहता है। क्यों वेसल्स में फ्लो होता है? क्योंकि हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी किसी पाइपलाइन के थ्रू ब्लड का क्या होगा, बहाव होगा। सपोज दैट किसी पर्सन को चीरा लग गया या फिर इंजर्ड हो गया या फिर कोई घाव हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड जो है वो बाहर आता है, यानी ब्लड का फ्लो, ब्लड का लॉस होता है। लेकिन ये ब्लड का जो लॉस है वो हमेशा नहीं होते रहता है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। 1 से 3 मिनट तक होगा और आफ्टर 3 मिनट के बाद वहां पर जो ब्लड का जो लॉस हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है, यानी ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग। सभी में होता है, ऐसा नहीं है कि सपोज कहीं चीरा लग गया तो ब्लड क्लॉटिंग होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप में होगा उसमें नहीं होगा, सभी में नॉर्मल फिनोमेना है। तो देखिए, ये ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन की बात करें, क्योंकि हमेशा हम लोग बायोलॉजी में नॉर्मली, कॉमनली एंड जनरली की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे प्लाज्मा में, आप लोग को याद होगा एंटीकोगुलेंट की बात किए थे, हमारे प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब जो ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है। तो कौन से एंटीकोगुलेंट है? हिपैरिन। तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो क्लॉटिंग नहीं हो रहा है वो किसके चलते नहीं हो रहा है? हिपैरिन के चलते। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कहां पर? ब्लड वेसल्स में। हम लोग बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम की कि ये कितना लंबा हो सकता है। एवरेज अगर बात करते हैं, देखो ये जो डाटा है ना वो फ्लैक्चुएट करता है। किसी पर्सन में 5 मिनट का भी होता है, 10 मिनट का भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में जो विटामिन के हो गए, कैल्शियम हो गए और जो क्लॉटिंग फैक्टर है कैसे काम करेगा। सब कुछ नॉर्मल है तो ये 1 से 3 मिनट में आपका ब्लड का क्या हो जाएगा, सॉरी, आप ब्लीडिंग टाइम आपका 1 से 3 मिनट होगा, ठीक है। 1 से 3 मिनट तक ब्लड का फ्लो होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम मतलब कितने समय में ब्लड का जो लॉस है वो रुकेगा, वो होता है 2 से 8 मिनट। ये भी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर आप में बॉडी में विटामिन के, कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं तो। अगर ये सब सारे चीज का कमी है, क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है वो लंबा जा सकता है। अगर आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो क्या होता है, ब्लड का लॉस कंटिन्यू होते रहता है और पर्सन का डेथ भी हो सकता है। ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बोले कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो क्या हिपैरिन नहीं होता है? क्या होता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है प्रॉपर सही से काम नहीं करता है। कुछ लाइफ स्टाइल्स हैं, बहुत सारे हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, उससे भी होने का चांस रहता है। और प्रॉपर अगर ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है, यानी हिपैरिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में बॉडी में क्लॉट हो जाते हैं। तो 2 टाइप के क्लॉट हमारे बॉडी में बनते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है थ्रोम्बस और जो सेकेंड है वो एम्बोलस। 2 टाइप के क्लॉट बनेंगे। तो देखो, थ्रोम्बस और एम्बोलस क्लॉट में क्या अंतर है? थ्रोम्बस जो क्लॉट होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, मींस इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ये एक जगह स्थिर रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा और धीरे 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 इसका साइज बड़ा होगा और अल्टीमेटली बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक कर देगा तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो ब्लड का क्या काम था, ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना और फिर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, तो ये सब सारे काम नहीं होंगे और हमारे बॉडी में डिजीज हो जाएंगे। तो देखिए, थ्रोम्बस क्लॉट में क्या होता है, सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रोम्बस क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। थ्रोम्बस क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये धीरे धीरे ये जो क्लॉट है वो क्या होता है, इस पे डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट हो रहा है।
अगर नॉर्मल होता तो ये क्या होता है, डिजोल्व हो जाता, लेकिन डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरे पैसेज को, ये पूरे बोल सकते हैं रास्ते को ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने के बाद इसका जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये ब्लड का फ्लो स्टॉप होगा तो डिजीज होगा। ये अगर कोरोनरी वेसल्स में बनते हैं, यानी हार्ट वाले वेसल्स में बनते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हार्ट अटैक। ठीक है, ये कभी कभी ब्रेन में भी इसका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ब्रेन में जब क्लॉट बनेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस, जिसका रिजल्ट होगा पैरालिसिस। ओके, देखो ये इसका साइज बड़ा है, लेकिन ये उतना हार्मफुल नहीं है जितना एम्बोलस है। क्यों है, क्योंकि देखो जैसे ही इसका डिपोजिशन होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूरे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर लेगा, ये धीरे 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 क्या करेगा, अपने साइज को बड़ा करते जाएगा और साइज वेसल्स को ब्लॉक करेगा। लेकिन जैसे ही पूरा ब्लॉक होगा, उसके पहले हम लोग को सिग्नल मिलेगा, हम लोग को सूचना मिलेगा कि देखो तुम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, ठीक है, आप डॉक्टर से मिलिए। लेकिन एम्बोलस क्लॉट में कोई सूचना नहीं मिलता है। क्यों, इसका साइज छोटा होता है, और दूसरा ये मूवमेंट को शो करता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये बंद रहा है, डिजोल्व हो रहा है, बंद रहा है, डिजोल्व हो रहा है, और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। अगर ये जब तक डिजोल्व हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज दैट इसका जो मूवमेंट नेचर है, ये जो मूविंग कर रहा है, जो एक जगह से दूसरे जगह अपने जगह को चेंज कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अगर ये डिजोल्व नहीं हुआ और अगर कोई नैरो पैसेज को ब्लॉक कर दिया, तो इससे पर्सन का सडन डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हार्मफुल जो होता है वो एम्बोलस क्लॉट होता है एज कंपेयर टू थ्रोम्बस क्लॉट। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोरोनरी वेसल्स में एक क्लॉटिंग बनता है थ्रोम्बस क्लॉट, इसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसका रिजल्ट हार्ट अटैक होता है, और ब्रेन में बनेगा तो सिफेलिक थ्रोम्बस, जिसका रिजल्ट पैरालिसिस। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये हम लोग हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कहीं पे चीरा लगा या कोई भी सेल इंजर्ड हुआ तो वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग कैसे हो रहा है। तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये जो इसके लिए एक थ्योरी दिया गया था जिसको एंजाइम कैस्केड थ्योरी कहते हैं। इसके लिए ऐसे इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे थ्योरी हैं, लेकिन हम लोग जो ब्लड क्लॉटिंग का जो थ्योरी देख रहे हैं वो कौन है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जिसको प्रपोज किए थे मैकफार्लेन एंड कोवर्कर। मैकफार्लेन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, और उनके जो कोवर्कर थे वो इसको प्रपोज किए थे। इनके अनुसार कहलाम था, इस थ्योरी का कहलाम है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, यानी 3 स्टेप में हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो कौन कौन से स्टेप है, देखो पहला जो स्टेप है वो है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। देखो ये सब सारे एलिमेंट्स जो हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी हैं, जो मटेरियल जरूरी हैं, जो एंजाइम जरूरी हैं, वो हमारे बॉडी में है, वो हमारे बॉडी में है। लेकिन कुछ जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव करने के लिए बोल सकते हैं, उसको एक्टिव करने के लिए कुछ एंजाइम्स का जरूरत है, कुछ केमिकल्स का जरूरत है, जो यहाँ पर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए प्लेटलेट्स का अगर आप लोग फंक्शन देखोगे प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे बताए थे जो प्लेटलेट्स होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिंथेसाइज करता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वो सिर्फ थ्रोम्बोप्लास्टिन कर रहा है, नहीं, वो एक स्टेप में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है जो ब्लड को क्लॉटिंग करवा रहा है, नहीं, वो एक स्टेप में मदद कर रहा है, आगे के रिएक्शन को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो देखिए ब्लड कब निकलेगा जी, जब हमारा सेल इंजर्ड होगा, नॉर्मली कंडीशन की बात कर रहे हैं, या फिर चीरा लगेगा। तो जैसे ही सेल इंजर्ड होता है, बॉडी के जो पार्ट इंजर्ड होंगे या फिर टिश्यू इंजर्ड होंगे, तो वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन होता है। तो 2 टाइप के थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, कौन कौन, इक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो हमारा इंजर्ड टिश्यू निकालता है, जहां पर भी चीरा लगा है, जहां से भी ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी जो सेल डैमेज हो चुका है वो सेल क्या निकालेंगे, इक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन।
एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन तो निकल गया, तो इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन निकालेगा? जो इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्लेटलेट्स निकालता है। यानी एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से निकले, इंजर्ड सेल या फिर टिश्यू बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है इसको कौन निकालेगा? प्लेटलेट्स। ये दोनों निकले, और ये जब दोनों निकले तो प्लाज्मा के प्रोटीन से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन। यहाँ कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल है जी। अगर ये नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन को फास्ट नहीं करेगा, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग है वो वैरी करेगा, बहुत लंबे समय तक जाएगा, इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। यानी इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में। और क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। दोनों का एक ही नाम है ना, दोनों का इसी का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट किए कैल्शियम के प्रेजेंस में, और क्या चीज का फॉर्मेशन किए? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम विच इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। तो इसका दो काम रहेगा। एक काम क्या रहता है? देखो हमारे बॉडी में हिपैरिन के चलते ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो रहा था, तो जब तक ये हिपैरिन को इनएक्टिव नहीं करेंगे तब तक ब्लड का क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। तो उस एरिया में ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो क्या करता है? हिपैरिन को इनएक्टिव कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का नीड है, ठीक है। तो उस एरिया में क्या करता है? ये हिपैरिन को इनएक्टिव कर देता है। इसलिए थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? एंटी हिपैरिन है, यानी हिपैरिन के अगेंस्ट काम करता है। कौन? थ्रोम्बोकाइनेज। तो पहला काम क्या हुआ? ये हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट जो है हिपैरिन, वो क्या करता है? इसको एंटीकोगुलेंट जो हिपैरिन है वो क्या कर, उसको इनएक्टिव करता है। कौन? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या होता है? ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें ये कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी कन्वर्जन करने में हेल्प करेगा। तो पहला स्टेप में ये हिपैरिन को इनएक्टिव कर दिया, और जो दूसरा काम करेगा वो क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन है ना उसको चेंज करेगा थ्रोम्बिन में। तो इसका क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि ये जो थ्रोम्बिन है आगे की रिएक्शन को बढ़ाएगा, आगे की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है और थ्रोम्बिन है सो एक्टिव फॉर्म है। तो देखो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कब चेंज होगा? जब इस पे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम आएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कहाँ पे आया? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट हुआ, उससे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम पहला काम किया कि हिपैरिन को इनएक्टिव किया, और दूसरा क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को चेंज किया थ्रोम्बिन में। ओके, अब देखो ये थ्रोम्बिन, अभी थ्रोम्बिन का क्या रोल है? जो थर्ड स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। देखो फाइब्रिनोजेन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, और कैसा प्लाज्मा प्रोटीन है? इनसॉल्यूबल, सॉरी ये सॉल्यूबल है, यानी जो फाइब्रिनोजेन है वो सॉल्यूबल प्रोटीन है। ये प्लाज्मा में सॉल्यूबल फॉर्म में रहता है, तो सॉल्यूबल फॉर्म में रहता है तो ये भी ब्लड के साथ लॉस हो जा रहा है। तो ये जो फाइब्रिनोजेन है इसको चेंज करना है फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है? ये इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल, यानी ये जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेन को पॉलीमराइज करता है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है? ये इनसॉल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर, नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा इंजर्ड टिश्यू में। जहां पे इंजरी हुआ है वहां पर क्या करेगा? ये जो फाइब्रोजेन है वो चेंज हो जाएगा फाइब्रिन में और नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा। अब नेटवर्क का फॉर्मेशन हो गया, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसमें से जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स आ रहे थे वो ट्रैप्ड कर जाएंगे, यानी इस एरिया में इसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे।
पहले क्यों नहीं ब्लॉक हो रहा था? क्योंकि कुछ सपोर्टिंग फाइबर्स थे ही नहीं। सपोर्टिंग फाइबर्स का काम कौन किया? फाइब्रिन। ये फाइब्रिन कहाँ से आया? जो हमारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन थे वही चेंज हुए। किसमें? फाइब्रिन में। कौन किया चेंज? इसको थ्रोम्बिन किया। थ्रोम्बिन कहाँ से आया? जो प्रोथ्रोम्बिन थे चेंज हुए थ्रोम्बिन में। किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आया? जो सेल इंजर्ड हुआ वहां एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकला और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। ये दोनों रिएक्ट किए प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और फॉर्मेशन किए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। यानी आप देखोगे जो तीनों रिएक्शन है एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कोई भी एब्सेंट होगा तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। देखो इसमें भी कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा है और इसमें भी कैल्शियम का रोल ज्यादा है, यानी कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हो सके तो ब्लड का क्लॉटिंग होने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये सब कोई दिक्कत। हम लोग बात किए कि हमारे बॉडी में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये जो सारे मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं हमारे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादा कुछ लीवर के बाहर भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए, इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो इसका सिंथेसिस में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ये जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको हम लोग रोमन लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो पहला क्लॉटिंग फैक्टर है उसको हम लोग फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। याद कीजिए, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, तो ये फाइब्रिनोजेन हम लोग में पहले से प्रेजेंट था। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा फैक्टर। याद कीजिए जो सेकेंड स्टेप था कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, तो ये पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है। थर्ड जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या था? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये सब हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। तो थर्ड फैक्टर क्या हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो फोर्थ फैक्टर है वो है कैल्शियम। देखो ये कैल्शियम जो है ना को फैक्टर है, हर रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक को फैक्टर है। कौन सा को फैक्टर? 4th नंबर का। 5th नंबर की बात करते हैं तो 5th नंबर का जो को फैक्टर है वो है प्रोएक्सिलरीन, और जो 6th नंबर का को फैक्टर है एक्सिलरीन। 5th नंबर का प्रोएक्सिलरीन, 6th नंबर का एक्सिलरीन। जो 7 नंबर का को फैक्टर है प्रो कन्वर्टीन, यानी कुछ को कन्वर्ट करता है। तो जो 7 नंबर का को फैक्टर होगा वो प्रो कन्वर्टीन। जो 8 नंबर का को फैक्टर है उसको AHG, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन। ये क्या होता है? जो हेमोफिलिया ए होता है इसमें ये फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। यानी अगर ये फैक्टर एब्सेंट होगा तो क्या होगा? हेमोफिलिया होगा। कैसा हेमोफिलिया? हेमोफिलिया ए, जिससे क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड का लॉस होते रहेगा और फाइनली पर्सन का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। इसके बाद जो 9th फैक्टर है उसको हम लोग क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। 10th फैक्टर को स्ट्रॉट फैक्टर और 11th फैक्टर को PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 12 नंबर के फैक्टर को हैगमैन फैक्टर, और जो 13 नंबर के फैक्टर हैं FSF, यानी फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यानी जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ था, जो फाइब्रिनोजेन चेंज इनटू फाइब्रिन, तो उसको स्टेबलाइज भी करना है। तो इसको स्टेबलाइज करने का 13 नंबर का फैक्टर काम करता है, विच इज नोन एज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको हम लोग लक्की लोवैंड फैक्टर भी बोलते हैं। ये कभी कभी पूछा जा चुका है कि लक्की लोवैंड फैक्टर किसको बोलते हैं, तो 30 नंबर के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बोलते हैं। देखिए अभी हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात किए तो इसमें 2 वर्ड होता है जो हमेशा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लाज्मा और सीरम। प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है? बहुत लोग को लगता है दोनों सेम चीज है, जो कि बिल्कुल अलग है। देखिए प्लाज्मा किसको कहते हैं और सीरम किसको कहते हैं। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करते हैं तो हम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, जो हमारे ब्लड है, ब्लड से हम लोग को क्या हटा देना है? ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे सेल बोलना नहीं चाहिए, कॉर्पसल्स ही बोलना चाहिए। तो ब्लड सेल्स में कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर हम लोग ब्लड से ब्लड सॉलिड पार्ट को हटा देते हैं, जो कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इसको हटाते हैं, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो सीरम क्या कहलाता है जी?
सीरम। तो सीरम में ब्लड की बात नहीं करेंगे, हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे। यानी जो प्लाज्मा है, यानी जो लिक्विड पार्ट है, इसमें से WBC, RBC और प्लेटलेट्स नहीं है। जो प्लाज्मा पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसमें से फाइब्रिनोजेन और किसको? एंड लार्ज प्रोटीन को हटा देंगे। यानी जो प्लाज्मा है उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से फाइब्रिनोजेन और लार्ज प्रोटीन को अलग कर देना है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होंगे उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। तो सीरम दिखता कैसा होगा? देखिए, आप लोग भी देखे होंगे, कहीं भी जब कटिंग होता है, कटिंग होने का जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग के बाद येलो कलर का फ्लूइड देखने को मिलेगा, येलो कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, हल्का येलो, पेल येलो बोल सकते हैं। वो क्या है? सीरम। यानी क्लॉटिंग के बाद वो जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ooze। ठीक है, आफ्टर क्लॉटिंग, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? ooze। वही क्या है? सीरम है। वही क्या है? सीरम। तो सीरम में लार्जर प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये सीरम में एंटीबॉडीज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, VVI है, ठीक है ना, कि क्या सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तो एब्सेंट क्या होता है? फाइब्रिनोजेन और लार्ज प्रोटीन। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ब्लड क्लॉटिंग, वो कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चन हो या फिर जो भी इसके बारे में, वीडियो के बारे में बोलना हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।